हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि बीएससी जूलॉजी ऑनर्स वाले विद्यार्थियों ने इतना सारा कमेंट किया कि सर जूलॉजी का वीडियो डालिए, क्योंकि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो जा रहा था चैनल पर। तो उन लोगों को कमेंट पर आज आपके सामने आए हैं हम जूलॉजी का पार्ट 3, जूलॉजी पार्ट 3, क्योंकि सेमेस्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें आपका सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 चारों पेपर सिर्फ इंटरनल एग्जाम दे करके और आपको प्रमोट कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से न तो कोई एग्जाम हो रहा है, न ही आपके क्लास चल पा रहे हैं क्लासरूम में, जिसकी वजह से आपको क्या किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रमोट कर करके पार कर दिया जा रहा है। लेकिन नॉलेज भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज बीएससी जूलॉजी पार्ट 3 का एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने आए हैं। चैप्टर का नाम बताने से पहले माई सेल्फ मुन्ना कुमार, और यह है आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पहली बार चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 जूलॉजी का एक नया चैप्टर बहुत मस्त है, जिसको आप क्लास 12 में भी पढ़े होंगे और कुछ जानकारी इसका आप 10th में भी लिए होंगे। लेकिन यहाँ जो जानकारी आपको मिलने वाला है वो न तो क्लास 10th वाला होगा, न ही क्लास 12th वाला होगा। यहाँ आपको एक अलग ही जानकारी मिलने वाली है और एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपने बारे में जानना है, किसी दूसरे के बारे में नहीं जानना है, एक ऐसे मटेरियल के बारे में है। तो अब तो उत्सुकता हो रही होगी मन में कि आखिर भाई वो कौन सी मटेरियल है। तो एकदम आपका अपना मटेरियल है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th में आप लोग पढ़े होंगे। बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th में है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे एक नया टर्म आपको दिखने के लिए मिला होगा, यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि अगर आप लोग तो सेमेस्टर 3 पढ़वे नहीं किए, सेमेस्टर 4 पढ़वे नहीं किए क्योंकि प्रमोट हो गए, उसमें आपको कुछ बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ना था। आपका जो पेपर 3 था और जो पेपर आपका 4 था, इसमें आपको बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ने थे, बायो मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे पढ़ना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ने थे, प्रोटीन पढ़ने थे, प्रोटीन्स पढ़ने थे, फैट पढ़ने थे, विटामिन्स पढ़ने थे, लिपिड्स पढ़ने थे, एमिनो एसिड पढ़ने थे। ये सब आपको पढ़ने थे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। लिपिड्स पढ़ने थे, तो ये सब पढ़ने थे आपको बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। लेकिन आपका पेपर 3, पेपर 4 अभी जो इंटरनल एग्जाम हुआ है उसके बेस पर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि सारा एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो बात करें पेपर 5, तो पेपर 5 का ही आपका एक चैप्टर है। ये आपका पेपर 5 का सेकेंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर आपको इम्यूनोलॉजी है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन सेकेंड चैप्टर जो आपका है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है एंड बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको अपने शरीर के बारे में कुछ जानकारी लेना है कि हमारे शरीर के अंदर और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। बहुत सारे तो बायो मॉलिक्यूल्स जो आप पढ़ लिए, कुछ मॉलिक्यूलर, ये सब क्या बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आपको स्मॉल मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करना पड़ता है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि यहां पे आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे माइक्रो, यहाँ पे आपको पढ़ना था माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे पढ़ना आपको मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ बड़े बड़े कुछ बड़े अणु के बारे में पढ़ना है। जैसे आपका हो जाता है डीएनए और आपका आरएनए, यही 2 मटेरियल पढ़ना था।
अच्छा सर, तो सीधे सीधे कहते ना कि डीएनए पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है, तो उतना कुछ ही घुमाई लेते, तो घुमाएंगे नहीं तो मजा कैसे आएगा। यही दो मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पढ़ना है, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट नहीं ना पढ़ लेंगे। आप सेमेस्टर 5 में पहुँच गए हैं, पेपर 5 और पेपर 6 आपको पढ़ना है मात्र। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कुछ डीप में आपको जानना होगा कि डीएनए बनता कैसे है, आरएनए बनता कैसे है। तो उससे पहले आपको इतना तो पता चल गया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ना कुछ है डीएनए और आरएनए। थोड़ी सी बायोटेक्नोलॉजी की बात कर दे तो बायोटेक्नोलॉजी कहने का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी इसके अंदर आपको वो चीज के बारे में जानकारी दिया जाएगा कि जैसे किसी के अंदर कुछ आनुवांशिक लक्षण ही नहीं है या किसी के अंदर कोई आनुवांशिक रोग है और उसको ठीक करना है, तो उसके डीएनए में चेंज करके आप उसके रोग को ठीक कर सकते हैं जो आनुवांशिक रोग होगा। या किसी व्यक्ति के अंदर कुछ जीन्स की कमी हो, कोई जीन बनता ही नहीं हो, क्रोमोसोम बनता ही नहीं हो, तो उसके अंदर कैसे क्रोमोसोम बनेगा, तो आप वहां पे बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति के डीएनए में अगर कुछ गुण की कमी हो तो उसको पूरा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी आपका एक ऑपरेशन रूम है जो डीएनए का ऑपरेशन करेगा। यानी डीएनए में कुछ भी फेर बदल करना है, छेड़छाड़ करना है, डीएनए का चीर फाड़ करना है, तो किसके द्वारा होगा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है जो डीएनए में क्या करता है? चेंज लाता है। तो याद रखेंगे बायोटेक्नोलॉजी आपका एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जो डीएनए में चेंज लाता है, जो डीएनए को क्या करता है? बस चेंज करता है। डीएनए में यदि आपको चेंज करना है तो आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसमें हमको डीएनए और आरएनए पढ़ना है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे अपने सिलेबस में या अपने बुक में, तो उसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले कुछ सैलिएंट फीचर पढ़ना है डीएनए और आरएनए का। सैलिएंट फीचर पढ़ना है डीएनए और आरएनए का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले डीएनए और आरएनए होता क्या है, तब जानेंगे कि भाई इसका फीचर क्या होता है। क्योंकि हमें तो पढ़ना है इसका फीचर्स, लेकिन जब हमें यही पता नहीं रहेगा कि डीएनए और आरएनए क्या है, तो भैया उसका फीचर्स कहाँ से पता चलेगा? फीचर्स बोले तो गुण, तो जब पता ही नहीं रहेगा कि डीएनए आरएनए है क्या, तो उसका गुण कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डीएनए और आरएनए। याद रखें, अगर बायोलॉजिकल टर्म में आपको समझाएं, बायोलॉजिकल टर्म में समझाएं तो डीएनए आपका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो आपके लक्षण को, आपके गुण को, आपके रूप को, आपके रंग को नेक्स्ट आपके संतानों में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल है जो आपके कैरेक्टर को आपके अगले पीढ़ी यानी कि आपके बेटा बेटी सन के अंदर क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ये आपका डीएनए होता है। और जो आरएनए होता है यह डीएनए के ऊपर क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन साइंथेसिस का काम करता है। याद रखेंगे, आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, और डीएनए क्या करता है कि आपके लक्षण को आपके अगले पीढ़ी में आने वाले संतानों में ट्रांसफर करता है। ये बायोलॉजिकल टर्म में समझेंगे कि डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए क्या है? तो प्रोटीन का साइंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करता है। दोनों का अगर पूरा नाम जाने तो ये भी जरूरत है। डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए होता है वो सिर्फ होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक है आपको सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी दोनों में कॉमन है न्यूक्लिक एसिड,
और साथ में राइबो, यानी इसका कहीं ना कहीं कुछ जरूर खेला होगा। यानी इतना तो पता होगा कि भाई डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए क्या है, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। जिसमें डीएनए का काम क्या है, तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे कैरेक्टर को हमारे अगले पीढ़ी वाले संतान में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। आरएनए क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, मतलब प्रोटीन बनाने का ये काम करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। वहीं डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको अब ध्यान देना होगा कि डीएनए और आरएनए को पूरी तरह से पढ़ने के लिए आपको ये पता करना होगा कि भाई ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और ये राइबो का मतलब क्या होता है, उसमें ये डीऑक्सी का मतलब क्या होता है। डीएनए पढ़ने के लिए आपको 3 चीज जानना होगा, डीऑक्सी, राइबो और न्यूक्लिक एसिड। आरएनए पढ़ने के लिए आपको 2 चीज जानना होगा, राइबो और न्यूक्लिक एसिड। यानी कि राइबो और न्यूक्लिक एसिड दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले राइबो और न्यूक्लिक एसिड को पढ़ लेते हैं, उसके बाद डीऑक्सी को पढ़ लेंगे, तो दोनों हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप ये सब लिख लिए होंगे, नोट बनाते हुए चलेंगे, खुद से नोट बनाएंगे सबका, तो आपको फायदा होगा। क्योंकि हम सब चीज़ का डेफिनेशन लिखेंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आप कहिएगा कि इतना बड़ा बड़ा वीडियो है कौन देखेगा। तो छोटा वीडियो में ही मज़ा आता है, तो खुद से नोट बनाइए। तो सबसे पहले हेडिंग लगा देंगे न्यूक्लिक एसिड। भाई ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, देखिए न्यूक्लिक एसिड जिसको केंद्रीय अम्ल, इसको केंद्रीय अम्ल कहा जाता है। याद रखेंगे न्यूक्लिक एसिड जो होता है हर एक सेल के केंद्रक में होता है, हर एक सेल के केंद्रक में होता है, यानी आपके बॉडी के हर एक भाग में होता है। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि आप जहां मन वहां से निकाल लें। आपके शरीर में क्या होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होते हैं, उस क्रोमोसोम्स के सेंटर में आपके क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड कहां पाए जाते हैं, तो सेल के केंद्रक में। ये कहां पाए जाते हैं, सेल के केंद्रक न्यूक्लियस में। ये कहां पाए जाते हैं, तो सेल के केंद्रक में, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक, थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लेंगे। ये आपको सेल के केंद्रक में पाए जाते हैं। दूसरी चीज आपको एक और जानकारी बता दे कि न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए है, इसे आप अपने माता पिता पूर्वज का भी पता कर सकते हैं। और आजकल तो आप जानते हैं बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं डीएनए का। ये डीएनए का टेस्ट आप आज के नए ज़माने में आप देखेंगे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि एक लड़का बहुत लोगों के साथ क्या करता है, कांटेक्ट में रहता है, या कोई एक स्त्री है बहुत पुरुष के साथ कांटेक्ट में रहता है, और जब नए बच्चे का निर्माण हो जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये बच्चा है किसका। तो ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है, जिसको कि कोई भी झूठा नहीं मान सकता है, वो है आपका डीएनए टेस्ट। क्योंकि माता पिता का जो डीएनए होता है वो बच्चों में मैच करता है एकदम 100%। जो माता पिता का डीएनए होता है वही बच्चों का डीएनए होता है, डीएनए में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो डीएनए टेस्ट करवा करके आप पैतृक जांच करा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आइए बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। यानी न्यूक्लिक एसिड में आपको डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं। उससे पहले आप थोड़ी सी प्रोटीन की बात कर लेंगे। थोड़ी सी हम प्रोटीन की बात करें तो आप प्रोटीन नहीं पढ़े होंगे, तो कोई बुक होगा आपके पास, तो उसमें देख लेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, कि पॉलीपेप्टाइड होता है। पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। एक पेप्टाइड बॉन्ड को मोनोपेप्टाइड कहते हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड को डाइपेप्टाइड कहते हैं, और जब बहुत सारा पेप्टाइड हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। उसी तरह से आपका जो ये न्यूक्लियो एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखिए थोड़ा सा मैच कर गया ना, वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड अभी क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बात है कि सर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मिलने से क्या बनेगा आपको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारा न्यूक्लियोसाइड, यार बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो बनेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो पहला डेफिनेशन न्यूक्लिक एसिड का होता है कि ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लिक एसिड का तो हमें डेफिनेशन मिल गया कि न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, यही कंफ्यूजन है कि भाई ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो याद रखेंगे बाबू कि जो आपका ये न्यूक्लिक एसिड है, ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। ये 3 चीज से मिलकर के बना होता है। अब आपका सिलेबस के अंदर एंट्री हुई है, यहां से आप ध्यान से समझेंगे तो मजा आ जाएगा, और नहीं तो ऊपर ऊपर पार जाए। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ बता रहे थे। हाँ भैया, न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में पाया जाता है जिसमें एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए माता पिता के गुण रूप लक्षण को संतान में ट्रांसफर करता है, वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सब नॉर्मल सी बात है, पहले भी पढ़ेंगे। अब जो क्लास आपको मिलने वाला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोज शुगर या राइबोज कह देते हैं। पहला क्या होता है आपका, राइबोज, जिसको हम लोग शुगर भी कहते हैं। राइबोज को हम लोग क्या कहते हैं, शुगर। ये 2 तरह का हो जाता है, एक राइबोज और एक डीऑक्सी राइबोज। थोड़ा सा फील आपको मिल गया होगा, अरे वाह। राइबोज जो कि आरएनए में होता है और डीऑक्सी राइबोज जो कि डीएनए में होता है। दूसरा चीज इसको बनाने के लिए आपको चाहिए फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड से डेराइव किया जाता है फॉस्फेट एस्टर। फॉस्फेट एस्टर। और तीसरा चीज आपको होता है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। ये 3 चीज मिलेंगे तब जाकर के आपको बनता है न्यूक्लिक एसिड। यानी ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज अ ग्रुप ऑफ शुगर, फॉस्फेट एस्टर एंड नाइट्रोजिनस बेस। इसमें याद रखेंगे कि यदि सिर्फ 2 चीज मिलेंगे, सिर्फ 2 चीज, फॉस्फोरिक एसिड अभी छोड़ दिया जाए, सिर्फ 2 चीज मिले, एक राइबोज शुगर मिल जाए, एक नाइट्रोजिनस बेस मिल जाए, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। याद रखेंगे, एक आपका होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। दोनों में देखिए अंतर क्या है। इसमें क्या होता है कि शुगर, फॉस्फेट, स्पेलिंग थोड़ा चेक करेंगे आप लोग, फॉस्फेट एस्टर और नाइट्रोजिनस बेस। न्यूक्लियोसाइड है, इसमें फॉस्फेट एस्टर नहीं रहेगा। शुगर, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। शुगर और क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, तीनों, शुगर भी रहेगा, आपका फॉस्फेट एस्टर भी रहेगा और आपका नाइट्रोजिनस बेस भी रहेगा। ये तीनों चीज इसके अंदर रहेंगे। तो याद रखेंगे कि जब शुगर, फॉस्फेट एस्टर और नाइट्रोजिनस बेस तीनों मिल करके और कोई एक नया पदार्थ बनाएंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड। और जब सिर्फ शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोसाइड। सिर्फ 2 ही चीज रहेंगे,
शुगर और नाइट्रोजनस बेस। मतलब ये और ये दो ही चीज मिलेंगे तो क्या होगा, आपको न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। और जब तीनों बनेगा, तीनों मिल करके कुछ बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और यही न्यूक्लियोटाइड, यही जो न्यूक्लियोटाइड बार बार चेन बनाएगा, बार बार जुटेगा, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड एक लाइन में हो जाएगा, तो बाबू उसी को क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, शुगर, फॉस्फेट एस्टर और नाइट्रोजनस बेस। तो कहें न्यूक्लियोसाइड का कहाँ यूज है, तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में दो हो गया कि जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एस्टर को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो याद रखेंगे दो चीज आपको पढ़ने को मिला भी, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या है कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से बनता है, और आपका न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि शुगर, नाइट्रोजनस बेस तो रहबे करेगा, साथ में क्या मिल जाएगा, फॉस्फेट एस्टर। साथ में क्या मिल जाएगा, फॉस्फेट एस्टर। तो बारी बारी से पहले तीनों को हम लोग पढ़ेंगे कि शुगर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है और फॉस्फेट एस्टर क्या होता है, तीनों कैसे मिलते हैं, कैसे न्यूक्लिक एसिड बनेगा। क्योंकि यदि हमें न्यूक्लिक एसिड बनाने आ गया तो डीएनए आरएनए तो हलवा हो जाएगा। गाजर के गप्पा गप खैले जाओ, मजा आएगा। किसको किसको मजा आता है कमेंट करके बताना, गाजर के हलवा खाने में। आई हमको तो बहुत मजा आता है। तो चलिए नोट कर लेंगे इसको कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियोसाइड बनेगा कैसे, तो जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलेगा तब। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, जब शुगर, फॉस्फेट एस्टर और नाइट्रोजनस बेस मिलेगा तब। तो सबसे पहले शुगर को पढ़ते हैं, तब नाइट्रोजनस बेस को पढ़ेंगे, उसके बाद शुगर, फॉस्फेट एस्टर, नाइट्रोजनस बेस, यानी कि उसके बाद फॉस्फेट एस्टर। यानी तीन टर्म हमको पढ़ना है, शुगर पढ़ना है, फॉस्फेट एस्टर पढ़ना है और नाइट्रोजनस बेस पढ़ना है। तो नोट करते हुए आप लोग चलेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करते हुए चलेंगे, और मजा आता होगा तो लाइक कमेंट करते हुए चलेंगे। आइए तो बात करते हैं, थोड़ा सा उसको भी मिटा लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शुगर का। देखिए यहां पे आपका जो शुगर होता है वो पेंटोज होता है। पेंटोज बोले तो 5 कार्बन का आपका एक शुगर होता है। और पेंटोज दो तरह के यहाँ पे होते हैं, एक जिसको कहते हैं राइबोज और एक जिसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। ये होता है आरएनए के अंदर और ये होता है डीएनए के अंदर। जैसे देखिए राइबोज क्या होता है, तो 5 कार्बन का एक आपका शुगर होता है जिसे हम लोग राइबोज कहते हैं। ध्यान से देखिए दोनों कैसा होता है, देखेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करना पड़ जाएगा और फिर कहेगा कि सर जी तो ऊपर ऊपर सब पार हो गया। तो ऊपर ऊपर पार करने से होगा नहीं। देखिए राइबोज कैसा होता है, ये आपका एक छोटा सा मंदिर बनाना है, ये ऐसे, यहाँ पे रहेगा आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे रहेगा आपका ऑक्सीजन, ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और यहाँ पे ज्वाइंट होगा ऊपर में आपका OH, नीचे H, यहाँ नीचे रहेगा OH, ऊपर H, यहाँ नीचे रहेगा OH, ऊपर H, यहाँ नीचे रहेगा H और ऊपर रहेगा आपका CH2OH। ये देखिए 5वां कार्बन हो गया। 5 कार्बन आपको नजर आ रहा है, एक कार्बन यहाँ पे रहेगा, दूसरा कार्बन यहाँ पे रहेगा, तीसरा कार्बन यहाँ पे रहेगा। हाइड है, कार्बन दिखाया नहीं गया, एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे है, तीसरा कार्बन यहाँ पे है, चौथा कार्बन यहाँ पे है, 5वां कार्बन ये है। तो 5 कार्बन का आपका क्या है, एक शुगर बना है, इसी को हम लोग कहते हैं पेंटोज और इसका नाम है आपका राइबोज। ये 5 नंबर कार्बन हो गया आपको। ये आपका फिगर किसका हो गया, राइबोज का। और जस्ट डीऑक्सीराइबोज बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, यही वाला मंदिरवा बनाना है, एकदम यही मंदिर बनाना है। ऐसे यहाँ पे कौची लगेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको OH, नीचे H, यहाँ पे कार्बन रहता है ना, याद रखेंगे, यहाँ पे नीचे OH, ऊपर H, यहाँ पे नीचे OH,
ऊपर H, नीचे H, और यहाँ हो गया आपका CH2OH। कहेगा सर सेम टू सेम बना दिए, तो अंतर कहाँ हुआ? ये भी तो राइबोज है, बस थोड़ा सा अंतर करना है बाबू। यहाँ OH न रह करके सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? H रहेगा। यहाँ से बस O हट जाएगा, दोनों जगह कौन हो गया? H हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग डीऑक्सी राइबोज। ये बन गया डीऑक्सी राइबोज और ये हो गया सिर्फ और सिर्फ राइबोज। तो शुगर तो हम लोग का हो गया, ये राइबोज हो गया, ये कौन हो गया? डीऑक्सी राइबोज। दोनों देखिए, यानी कि राइबोज में जो सेकेंड कार्बन, याद रखेंगे, दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन हुआ, अभी कौन सा कार्बन हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया पांचवा। दूसरा कार्बन से ऑक्सीजन को हटा देंगे, दूसरा कार्बन से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो आपका बन जाता है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज, दूसरा कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो गया? हट गया। यहाँ पे ऑक्सीजन है, बस यहाँ से बस ऑक्सीजन को हटा देंगे, डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी माने ऑक्सीजन को डिलीट कर दो। डीऑक्सी का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन को डिलीट करो, कहानी खत्म हुआ। तो ऑक्सीजन है कहाँ? ऑक्सीजन है कहाँ? फर्स्ट कार्बन पर भी था, सेकेंड पर भी था, यहाँ देखो, फर्स्ट पर भी है, सेकेंड पर भी है, थर्ड पर भी है, फोर्थ पर नहीं है, 5 पर है और एक यहाँ पे है। तो याद रखना, हटाना कहाँ वाला है? सेकेंड कार्बन से। हटाना कहाँ से? सेकेंड कार्बन से। नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो कि जब राइबोज के सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया जाता है तो डीऑक्सी राइबोज प्राप्त होता है। When delete oxygen on the second carbon of ribose, then we get deoxyribose। जब राइबोज के सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया जाता है तब हमें क्या मिल जाता है? डीऑक्सीराइबोज। तो हमें 3 चीज पढ़ना था, पहला शुगर पढ़ना था, दूसरा फॉस्फेट एस्टर पढ़ना था और तीसरा नाइट्रोजिनस बेस पढ़ना था। तो पहला चीज तो हमारा शुगर खत्म हो गया, शुगर की कहानी हो गई खत्म। शुगर आपको पेंटोज पढ़ना था, पेंटोज में 2 पेंटोज पढ़ना था, एक राइबोज और दूसरा डीऑक्सीराइबोज। राइबोज आरएनए के अंदर होता है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर होता है। राइबोज क्या होता है? ये नजर आ रहा है आपको। डीऑक्सीराइबोज में कुछ नहीं किया, राइबोज के सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को क्या किए? डिलीट कर दिए, कहानी हो गई खत्म। तो जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। बात करें अब फॉस्फेट एस्टर का, तो फॉस्फेट एस्टर बनता है फॉस्फोरिक एसिड से। अब भाई फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? देखिए, फॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है H3PO4 को, इसको कहते हैं हम लोग फॉस्फोरिक एसिड। और कोई भी एसिड तब होगा जब वह एक्वस होगा। एक्वस बोले तो जलीय। जब तक भी किसी अम्ल को जल में नहीं डालेंगे तब तक से वह अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? H2SO4। लेकिन बैटरी के पानी सब निकाल दो तो वो काम करेगा? नहीं काम करेगा। बहरी से हड़ा हड़ा न्यूट्रल वाटर डालता है, काहे ला? क्योंकि न्यूट्रल वाटर कोई रिएक्शन अंदर करेगा नहीं, वो अक्रिय होता है, निष्क्रिय पानी होता है। अंदर अम्ल को क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम दे देता है, अम्ल लिक्विड हो जाता है तो अपना प्रभाव दिखाने लगता है। और वही चापाकल के पानी उठा के डाल दोगे तो चापाकल के पानी चाहे तो क्षारीय होगा या अम्लीय होगा या लवणीय होगा, तो अंदर जा करके अपना क्या करेगा? अलगे प्रभाव दिखाएगा, तो बैटरी चल जाएगा घर। तो इसलिए न्यूट्रल वाटर अम्ल तभी अपना प्रभाव दिखाएगा जब जलीय होगा। तो ये आपका H3PO4 क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये रहा फॉस्फोरस, ये आपका आ गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन, और उसके बाद डबल बॉन्ड एक और जाएगा ऑक्सीजन। ये रहा आपका एक और हाइड्रोजन आपके पास बच गया, तो एक और निकालो यहाँ से। ये रहा आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये OH
OH, ये बनकर तैयार हुआ H3PO4। इसी को कहते हैं हम लोग फॉस्फोरिक एसिड। ये आपको बनकर तैयार हो गया फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन हमको फॉस्फोरिक एसिड से काम नहीं करना है, हमको क्या चाहिए, फॉस्फेट एस्टर। फॉस्फेट एस्टर तो नॉर्मल सी बात है, कुछ मत करो। ये रहा है आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ जो OH है H को हटा दो, यहाँ से भी H को क्या करो, हटा दो, बस एक जगह रहने दो, बस एक जगह H को रहने दो। अब देखिए O, ऑक्सीजन को चाहिए डबल बॉन्ड। आप देख लीजिए थोड़ी सी केमिस्ट्री यदि आपको पता होगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, पहला घर में 2 गो रखेगा और दूसरा घर में 8 को रखना चाहेगा, है नहीं रखेगा कै गो, 6 गो। तो सारे तत्व का एक ही सपना, बहरे घर में 8 गो अपना, इसके पास 6 गो है, ये 2 गो कन्हू से खोज करके लाएगा, 2 गो नहीं मिलेगा तो गड़बड़ है। तो इसको कै गो मिल रहा है, इधर से एगो मिल रहा है, एगो नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्या रह जाएगा, एगो माइनस, मतलब एगो के तलाशी करते रहेगा। यहाँ पे क्या है, आपको सिंगल बॉन्ड इसको मिला, एगो नहीं मिलेगा तो एगो कोची रह जाएगा माइनस, इसको एगो हाइड्रोजन दे दिया, एगो इधर से मिल गया, कंप्लीट हो गया। ये आपको बनकर तैयार हो गया फॉस्फेट एस्टर। तो 2 चीज हमारा क्लियर हो गया, एक हमारा शुगर क्लियर हो गया, दूसरा फॉस्फेट एस्टर क्लियर हो गया। अब बच गया लास्ट एक नाइट्रोजनस बेस। अगर उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो न्यूक्लिक एसिड आसानी से हम बना सकेंगे। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नाइट्रोजनस बेस में। जल्दी से इसको नोट करेंगे, मिटा दे। हाँ, आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, बिल्कुल। आइए तो टॉपिक लगाते हैं नाइट्रोजनस बेस। देखिए नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। नाइट्रोजनस बेस ये डीएनए के पास भी होता है और आरएनए के पास भी होता है, दोनों में होता है। देखिए नाइट्रोजनस बेस पढ़ने से पहले आपको 2 चीज समझना होगा कि नाइट्रोजनस बेस में 2 टर्म आते हैं, एक जिसको कहते हैं हम लोग प्यूरिन और एक जिसको कहते हैं हम लोग पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन ये नाइट्रोजनस बेस का एक मम्मी होती है और एक पापा होते हैं, ऐसे समझेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस के पेरेंट्स के बारे में जान लेते हैं। अरे बाप माई जब पते रहेगा तो बेटा बेटी तो आराम से जान जाएंगे, है कि ना। बाप माई को पटा लो तो बेटा बेटी कहाँ जाएंगे, एकदम उन लोग के जो उसी कहेगा उसी बनेगा। तो इसका पेरेंट्स की पहली बात करते हैं। याद रखेंगे नाइट्रोजनस बेस के सबके 2 गो पेरेंट्स होते हैं ना, एगो मम्मी एगो पापा, तो एक रो 2 गो। एगो होता है प्यूरिन जिसको कहते हैं मम्मी, और एक होता है आपको पिरिमिडीन जिसको कहते हैं पापा। देखिए प्यूरिन कैसा, प्यूरिन थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी मम्मी पापा पर हमेशा भारी होती है कि नहीं होती है। आप अपने घर में देखिएगा या मम्मी से पूछेगा कि मम्मी पापा पर हुकूमत तुम करती हो कि पापा तुम पर करते हैं, तो पता चल जाएगा ना। ऐसे मम्मी हमेशा, पापा कहीं बाहर में अगर कितना भी बुलंदी पर खड़े हों लेकिन घरे आने के बाद मम्मी के सामने झुक कर ही बात करेंगे। तो प्यूरिन थोड़ा सा हेवी होता है, इसलिए इसका नाम मम्मी दिए हैं। और पिरिमिडीन क्या होता है, ये लाइटर होता है, बोले तो हल्का होता है। लाइटर कहने का मतलब क्या हुआ, लाइटर माने सिगरेट जलाने वाला लाइटर मत समझना तुम लोग। ये हल्का होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ये थोड़ा सा बिग होता है, बड़ा होता है। जैसे देखिएगा इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिएगा प्यूरिन का, ये रहा है आपके पास ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। यहाँ पे आपको रहेंगे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका रहेगा एक नाइट्रोजन, यहाँ से आपको निकलेगा ऐसे ऐसे, ये आएगा ऐसे और ये आएगा थोड़ा सा ऐसे और ये रहेगा ऐसे। यहाँ पे होगा आपका एक नाइट्रोजन, यहाँ पे होगा, नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन रहेगा ना। गिनती स्टार्ट होती है यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका
6, ये होता है 7, यहाँ पे आपका हो गया 8, थोड़ा सा मिला देते हैं, ऐसे 7 8 और यहाँ पे एक रहेगा नाइट्रोजन आपको 9। याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसमें जगह है, 7 नंबर यहाँ, 8 नंबर यहाँ, 9 नंबर यहाँ। नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए? 3 बॉन्ड। यहाँ 1 2, यहाँ से क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड मिल गया। इस नाइट्रोजन को भी पास कितना बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड। तो यहाँ से 1 2, अरे यहाँ से मिला इसको 1 और इधर से देंगे 2, यहाँ से हो गया इसके पास 3 बॉन्ड। यहाँ कार्बन का भी आपको 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो कार्बन को मिल रहा है 1 और 1 2, यहाँ से कर देंगे डबल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन को चाहिए 3 बॉन्ड, 1, यहाँ से कर देंगे डबल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन को चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, तो 1, यहाँ से मिला कितना इसको? 1, इधर से क्या कर देंगे इसको? डबल बॉन्ड। इस तरह से आपको तैयार होता है प्यूरिन। इस तरह से आपको बनकर तैयार हुआ प्यूरिन, जो कि आपकी मम्मी है, थोड़ी सी देखिए बड़ा है। अभी कैसे कह सकते हैं बड़ा है? अभी पिरिमिडीन को देखेंगे तब ना, पापा के साथ मम्मी की तुलना करेंगे। तो आइए पहले पापा जी को देख लेते हैं। पापा जी एकदम छोटे होते हैं, ये देखिए, इसमें आपको यहाँ पे एक नाइट्रोजन रहेगा और यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन रहेगा। गिनती यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। इसको चाहिए ट्रिपल बॉन्ड 1 और इधर से दे देंगे 2 3। इसको चाहिए ऐसे 2 और 1 3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये बनकर तैयार हो गया आपका पिरिमिडीन। तो देखिए पिरिमिडीन मात्र 6 कॉर्नर से बना है, इसमें कितना कॉर्नर बन रहा है? 9। तो ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। अब इन्हीं दोनों से इनके बेटा बेटी आपको बनेंगे। तो याद रखें नाइट्रोजिनस बेस के पेरेंट्स के दो गो, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन थोड़ा हेवी होता है, पिरिमिडीन थोड़ा सा छोटा होता है। अब देखना है कि कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस मम्मी के पक्ष में जाते हैं और कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस पापा के पक्ष में जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि नाइट्रोजिनस बेस आखिर होता कै ठो है। तो याद रखें नाइट्रोजिनस बेस 4 ठो होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस कितना होते हैं? 4 होते हैं। और एक और आरएनए के लिए एक और बढ़ जाता है, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 5। ऐसे आरएनए को भी इसी में हम इंक्लूड कर दे रहे हैं। नाइट्रोजिनस बेस टोटल के हो जाएंगे 5 को। पहला होता है आपका एडेनिन, दूसरा होता है आपका गुआनिन, तीसरा होता है आपको साइटोसिन, चौथा होता है आपका यूरासिल और 5वां होता है आपका थाइमिन। ये तो याद रखेंगे आपके नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह के हो गए? 5 तरह के। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ये 5 तरह के आपको क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। अब देखना कि इस 5ों में से कौन मम्मी की तरफ गए हेवी बने हैं और कौन पापा की तरफ एकदम लाइटर बने हैं। तो जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद 5 हम आपको दिखाने वाले हैं। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए नोट कर लिए होंगे, और नहीं भी नोट करेंगे तो हम बार बार कहते हैं वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलिए। देखिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम इधर साइड में बना देते हैं, जैसा कि आप देखे थे। सबसे पहले हम इधर बना देते हैं प्यूरिन का, जिसको हम लोग क्या बोले थे? मम्मी बोले थे। प्यूरिन में क्या होता है कि एक इस तरह का आपका रिंग बनेगा और एक आपका इधर से इस तरह का रिंग बनेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है आपका, जिसमें आप देखे थे यहाँ भी नाइट्रोजन को रख सकते हैं। मतलब 2 जगह इसमें नाइट्रोजन रखना है, 2 जगह इसमें नाइट्रोजन रखना है, 4 जगह नाइट्रोजन रहेगा। तो हम फर्स्ट कार्बन पर अभी नाइट्रोजन को रख रहे हैं। पिछला बार में हम 6 कार्बन पर रखे थे। यहाँ पे एक नाइट्रोजन को रखते हैं और यहाँ पे एक नाइट्रोजन को रखते हैं, एक यहाँ पे नाइट्रोजन को रखते हैं और एक यहाँ पे नाइट्रोजन को रखते हैं। नाइट्रोजन को रख दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड, सबको सारे नाइट्रोजन के पास कितना होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के पास 1 बॉन्ड और 1 2 बॉन्ड, यहाँ से इधर से दे देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसका भी ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 और 1 2, इधर से दे देंगे 3 हो गया। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 2 बॉन्ड हो रहा है, 2 यहाँ से दे देंगे 4 हो जाएगा। इस नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, इस नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, 1 इधर से मिला, 2 इधर से दे दो, 4 हो। इस नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड चाहिए,
इस नाइट्रोजन को भी कितना बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड, लेकिन देखो कितना बॉन्ड मिल रहा है, 1 और 1, 2 ही बॉन्ड मिल रहा है। तो इसको भी 3 को बॉन्ड आपको पुराना होगा। तो कुछ नहीं करो, यहाँ से या तो एक हाइड्रोजन को ऐसे बाहर निकालो, NH को रखो यहाँ पे किसको रखो, NH को, या आप इसको डबल बॉन्ड करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। डबल बॉन्ड करेंगे तो 2 को यहाँ से, 1 यहाँ से, आपको कितना मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी हाइड्रोजन को हटा करके आप यहाँ से डबल बॉन्ड लगा लेंगे। इस तरह से आपका क्या बन गया, प्यूरिन बन गया। थोड़ी सी हम पिरिमिडीन भी बना लेते हैं। पिरिमिडीन तो एकदम आसान है, एक ही रिंग होता है इसके अंदर। पिरिमिडीन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिंग रखना है। ये हो गया, यहाँ पे एक नाइट्रोजन रखिए 1 नंबर पर, एक यहाँ पे नाइट्रोजन रखिए 3 नंबर पर, 1 2 3 4 5 6, और ट्रिपल बॉन्ड सबको पुरा लेंगे। इसका 1 और 1 2 हो रहा है, इधर से डबल बॉन्ड देंगे 3 हो जाएगा। इसका देखेंगे 1 और 1 2 हो रहा है, इधर से 1 देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4, 1 इधर से मिला, 1 इधर से मिला 2, और 2 यहाँ से देंगे, कितना हो गया, 4। तो इस तरह से आपका ये बनकर तैयार हो गया पिरिमिडीन। आइए अब बात करते हैं एडेनिन का, क्योंकि इसका बेटा आप लोग देखे थे, इन लोग का बेटा बेटी क्या है, 5 गो है, बेटा बेटी क्या है, 5 गो। तो सबसे पहले बात करें एडेनिन का। एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देख करके आप खुद से ये बताएंगे कि मम्मी की तरफ गया है कि पापा की तरफ गया है, क्योंकि स्ट्रक्चर देखने से अगर स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है तो मम्मी की तरफ गया है, स्ट्रक्चर इस तरह का गया है तो पापा के जैसा बना है। आइए देखिए एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब तो तुरंत कहिए कि सर ये तो मम्मी की तरफ जा रहा है कि ना, क्योंकि मम्मी कैसी बनी थी, देखिए वहां ध्यान से, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका रहेगा नाइट्रोजन, यहाँ रहेगा आपका नाइट्रोजन, यहाँ रहेगा आपका नाइट्रोजन। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन। तो कहिए कि सर ये तो वही वाला हो गया। बॉन्डिंग कर लेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, काम हो गया। तो कहेगा सर ये तो मम्मी है, बेटा बेटी थोड़े ना है। तो कुछ नहीं करना है, 6 कार्बन पर क्या करना है, 6 कार्बन पर आपको NH2 को ज्वाइंट कर देना है। 6 कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और NH2 क्या होगा, सटेगा। सब जगह याद रखना, सब जगह कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, सब जगह। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन आ जाएगा। तो सब जगह कार्बन होता है और सब जगह क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसको हाइड रखा जाता है, केमिस्ट्री की बात है, जूलॉजी में थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा रहा होगा, लेकिन समझ के रखिएगा। जितना जगह आपको कॉर्नर, यहाँ नाइट्रोजन है तो यहाँ पे कार्बन नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कुछ नहीं था तो कार्बन है ना। तो कार्बन अभी भी है, कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा और NH2 क्या हुआ, ज्वाइंट हो गया। तो जैसे ही NH2 को डाल देंगे 6ठा नंबर पर, ये बनकर तैयार हो गया आपको एडेनिन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडेनिन। तब बताइए कि मम्मी के जैसा हुआ कि पापा के जैसा हुआ, ये मम्मी के जैसा हुआ कि पापा के जैसा हुआ। तो कोई जान जाएगा ये तो मम्मी के जैसा है, ये किसके जैसा है, मम्मी के जैसा है। आइए अब बात करते हैं गुआनिन का। एडेनिन बनकर के आपका तैयार हो गया। गुआनिन भी जस्ट बना लेते हैं। गुआनिन में देखिए क्या होता है, ये भी मम्मी के जैसा हो गया। गुआनिन भी किसके जैसा हो गया, मम्मी के जैसा। इसमें आपको यहाँ पे 6 नंबर है, ये 1st नंबर पर नाइट्रोजन रहेगा, 3rd नंबर पर नाइट्रोजन रहेगा, 7th नंबर पर नाइट्रोजन रहेगा, 9 नंबर पर नाइट्रोजन रहेगा। यहाँ ये आपका डबल बॉन्ड जाता है, डबल बॉन्ड जाता है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड होता है। अब ये देखिए क्या होगा कि 6 नंबर पर क्या होता है कि ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ से क्या होता है कि आपको डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन ज्वाइंट हो जाता है। यहाँ से डबल बॉन्ड इसका वाला पकड़ करके यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीजन ज्वाइंट होता है और यहाँ से जो आपका बॉन्ड टूटा, यहाँ से हाइड्रोजन फ्री हुआ होगा और वो हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के लग जाता है। और यहाँ पे आपको क्या होता है कि ये जो आपको नजर आ रहा है 2nd नंबर, ये 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9, ये जो 2nd नंबर है यहाँ पे आपको एक NH2 ज्वाइंट हो जाता है। ये आपका गुआनिन हो गया।
गुआनिन में याद रखना ये भी मम्मी का ये स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर पर NH2 ज्वाइंट हुआ, यहाँ NH2 यहाँ से निकल करके और 2 नंबर पर ज्वाइंट हुआ। याद रखेंगे एडेनिन में जो NH2 है वो 6 नंबर पर होता है, जबकि गुआनिन में NH2 का होता है 2nd नंबर पर होता है। और 6 नंबर पर क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, उधर चला गया, तो ये बॉन्ड टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, एक इसका और एक इसका। तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन जाकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, इसका वाला इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, तो ये क्या किया, अपना हाइड्रोजन पकड़ लिया। तो इस तरह से आपको हम बोल रहे थे जहां भी बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, ये गुआनिन हो गया। तो ये 2 आपको दोनों किस पर चले गए हैं, प्यूरिन मम्मी के जैसे हैं, बाकी 3 जो आपका है वो पापा के जैसे हो जाएंगे। आइए इसके बाद हम बनाने वाले हैं साइटोसिन। बात करें किसकी, साइटोसिन की। देखिए साइटोसिन कैसे बनता है। साइटोसिन बनाना एकदम आसान है। अब कहिए कि सर आसान तो आप खाली कह रहे हैं, बनाएंगे तब ना। ये लीजिए साइटोसिन बन के तैयार होगा। थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे वो 1 2 3 4 5 6 आप देखे थे प्यूरिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर पिरिमिडिन में यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये आपका डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। आपको कुछ नहीं करना है, 6 कार्बन पर NH2 को ज्वाइंट करना है। 6 कार्बन पर क्या ज्वाइंट करना है, NH2 को। 2nd कार्बन पर ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे कुछ ही ऑक्सीजन लगेगा। अब इधर वाला बॉन्ड ई पकड़ लिया तो इधर वाला बॉन्ड खाली हो गया, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था तो इसके लिए भी था और इसके लिए भी था। तो ये बॉन्ड टूटा तो इसका वाला में तो ऑक्सीजन जुट गया, इसका खाली हो गया, तो यहाँ पे एगो कोची लगा लो, हाइड्रोजन को लगा लो। जहाँ भी खाली रहता है हाइड्रोजन, जैसे इसमें लगाए थे। जस्ट यही वाला स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से। बस 6 नंबर वाला 2 नंबर पर आ गया और 2 नंबर वाला 6 नंबर पर चल गया और 1 नंबर वाला कहाँ गया, 3 नंबर पर आ गया। ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये आपको बनकर तैयार हो गया साइटोसिन। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, सबको मिलाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। साइटोसिन के बाद यूरासिल बनाते हैं। साइटोसिन के बाद क्या बनाते हैं, यूरासिल। तो यूरासिल भी जस्ट इसी के जैसा है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है। यूरासिल में देखो चेंज क्या करना है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। ये आपको क्या है, अभी पिरिमिडिन है, अभी ये आपका क्या है, पिरिमिडिन है। इसे यूरासिल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देना है, तो ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो उधर तो डबल बॉन्ड बन गया, इधर आपको क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। जस्ट वैसे ये भी बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे देना है, तो यहाँ वाला खाली हो गया, इधर का डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। बस जस्ट सेम वही है, यहाँ पे NH2 लगा था, NH2 ना लगा करके ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सीजन लगाएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इसका भी फ्री हो जाएगा। इस तरह से आपका यूरासिल बन गया। अब सिर्फ आपके पास बचा हुआ क्या, थाइमिन। आपके पास बचा हुआ थाइमिन, तो थाइमिन भी यही है, थाइमिन भी यही है। ध्यान से देखेंगे, थाइमिन को हम बना देते हैं यहाँ पे, इधर आ जाएंगे, इधर हम थाइमिन को बना देते हैं। तो यूरासिल और थाइमिन दोनों सेम होता है, बस थोड़ा सा का अंतर है। ये लो, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका क्या है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया तो यहाँ पे H आया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड O लगाया तो यहाँ का डबल बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे क्या आता है, H आता है। ये आपका डबल बॉन्ड। इस तरह से आपका क्या बनकर तैयार हुआ था, आप ध्यान से देखेंगे, यूरासिल। ये आपका बना था यूरासिल। ये 1 नंबर 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 5वां कार्बन आपको दिख रहा है, ये 5 नंबर कार्बन पर क्या होता है कि एक ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से आपको क्या होता है, CH3 कनेक्ट हो जाता है, और एक बॉन्ड जो बचा वो इधर हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। ये आपका यहाँ से काम बन गया इसका। यहाँ पे क्या लग जाता है, CH3, यानी कि 5वां कार्बन पर आपको क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, और ये बन करके आपको तैयार हो जाएगा थाइमिन। तो ये 5 आपको बच्चे हैं, 5 बच्चे में से आप देखेंगे 3 बच्चा, थाइमिन, यूरासिल और साइटोसिन, तीनों पापा के पक्ष में हैं। तीनों किसके पक्ष में चल गए, पापा के पक्ष में। ये देखिए थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल किस में चले गए, पिरिमिडिन के जैसा है। और आप देखेंगे कि जो एडेनिन है और ये जो गुआनिन है,
ये दोनों किसके जैसा हो गए, प्यूरिन के जैसा हो गए, है कि नहीं। तो प्यूरिन थोड़ा सा हेवी होता है, तो आपको एडेनिन भी हेवी है, गुआनिन भी हेवी है, और पिरिमिडीन थोड़ा हल्का होता है। तो आप देखिए साइटोसिन को देखिए, यूरासिल को देखिए और थाइमिन को देखिए, इन लोग हल्का है। तो ये 5 नाइट्रोजनस बेस है। ये पांचों में से कोई एगो बेस और एक आपका सुगर मिलेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और पांचों में से कोई एगो बेस, एक सुगर और एक आपका फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट एस्टर, तीनों मिलेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से चेन बना लेंगे तब जाकर आपको न्यूक्लिक एसिड बनेगा, और उस न्यूक्लिक एसिड में आपको 2 तरह के मटेरियल होंगे, एक डीएनए होगा और एक आरएनए होगा। अब आइए देखते हैं कि भैया न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा। हम लोग तो सब चीज़ बना लिए, आइए अब थोड़ी सी एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं, रिवाइज करते हैं। हो गया, नोट कर लिए होंगे, नहीं तो पॉज करके नोट करेंगे, बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ आपको आ जाएगा। अभी लग रहा होगा कि नया नया चीज़ मिल रहा है, ये सब कैसे कैसे बनाना है, मंदिर के जैसा बना दिए हैं, हमसे कैसे बनेगा, तो सब बनेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। ये तीनों चीज़ हम लोग पढ़ लिए, शुगर भी पढ़ लिए, फॉस्फेट एस्टर भी पढ़ लिए और नाइट्रोजनस बेस भी पढ़ लिए। अब तीनों को क्या करना है, एक के साथ मिक्स कर देना है। मिक्स करने से हमको मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड। आइए देखिए, हम लोग देखे थे पीछे 2 टर्म पढ़े थे, एक न्यूक्लियोसाइड पढ़े थे और एक न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे। देखिए न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और प्लस में आपको लग जाएगा फॉस्फेट एस्टर। तो अभी आप जस्ट नोट किए, तीनों चीज हम लोग पढ़े। सबसे पहले शुगर पढ़े, उसके बाद फॉस्फेट एस्टर पढ़े, फिर नाइट्रोजनस बेस पढ़े। शुगर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। फॉस्फेट एस्टर अकेला है। नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के। आइए अब जोड़ करके देखते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड में हमको क्या चाहिए, एक शुगर चाहिए और एक नाइट्रोजनस बेस चाहिए। चलिए एक शुगर हमारे पास 2 चीज है, एक शुगर और क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेस। तो सबसे पहले बात करें एक शुगर का, तो शुगर हमारे पास तो 2 है। शुगर कितने हैं, 2। एक हमारे पास राइबोज है और एक हमारे पास डीऑक्सीराइबोज है। तो सबसे पहले राइबोज से काम करते हैं। शुगर हम क्या ले लेते हैं, राइबोज। राइबोज का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ये इस तरह से मंदिर बनाए थे। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ OH, नीचे H, OH, ऊपर H, नीचे OH, ऊपर H, यहाँ पे नीचे H और ऊपर आपको याद होगा CH2OH। ये था हमारा राइबोज। अब इस राइबोज में क्या करना है, एक नाइट्रोजनस बेस को ज्वाइंट करना है। चलो हम इसमें एक एडेनिन जोड़ते हैं। शुगर में हमने किसको लिया, राइबोज को, और इसमें हम ले लेते हैं एडेनिन को। तो एडेनिन अभी आप लोग देखे थे। एडेनिन का स्ट्रक्चर आपको नहीं याद होगा तो फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बना दें इधर से। यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे आपको याद होगा NH2 डाल दिए थे, याद है। सिर्फ और सिर्फ क्या किए थे, 6ठा कार्बन पर हम लोग क्या किए थे, NH2 को डाल दिए थे। और यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है डबल बॉन्ड, यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है एक नाइट्रोजन के साथ, यहाँ से एक नाइट्रोजन के साथ, और ये ऐसे हो जाता है। ये आपका डबल बॉन्ड निकल कर आता है और यहाँ से भी आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड कनेक्ट हो जाता है। ये आपका एडेनिन था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेनिन। अब ये एडेनिन और ये क्या है आपका, राइबोज। ये आपका एडेनिन और ये क्या है आपका, राइबोज। दोनों देखिए मिलेंगे कैसे, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे कुछ ये OH। इस बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए तो एक हाइड्रोजन नीचे से क्या होगा, कनेक्ट होगा।
आपको पता है इसके पास 3 बॉन्ड होना चाहिए थे, 1 2 नीचे से हाइड्रोजन जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन कहीं भी जोड़ सकते हैं, इसमें सब जगह हाइड्रोजन है। अब क्या हुआ कि दोनों को मिलाने के लिए कि ये आपका OH और ये H दोनों मिल करके आपको पता है H और OH मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अरे पानी ही बनाएंगे। H और OH मिलने से क्या बन जाएगा, H2O। इस पानी को यहाँ से निकाल दो, इस पानी को यहाँ से क्या करो, निकाल दो। जब इस पानी को आप यहाँ से निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचने वाला है, आप ध्यान से देख लेंगे। ये आपका यहाँ से आपका OH की कहानी खत्म हो गया, OH और H निकल कर क्या बन गया, पानी बन गया। तो ये बॉन्ड के साथ ऊपर में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ नीचे बच गया OH H, यहाँ बच गया OH H, यहाँ हो गया आपका H, यहाँ हो गया CH2 और OH। ऊपर से ये वाला OH हट गया, यहाँ से इसका वाला H हट गया, तो ये बचेगा ना, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो। ये आपका इधर से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन रह गया, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन रह गया, और ये आपको इधर से ये कनेक्ट हो गया। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, और यहाँ आपका क्या है, NH2 है। ये आपका डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड है। इस तरह से आपको ये बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोसाइड बना, क्योंकि इसमें हमने क्या किया कि एक शुगर जोड़े हैं और एक नाइट्रोजिनस बेस जोड़े हैं, और जब एक शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। ये आपका एक न्यूक्लियोसाइड बनकर तैयार हुआ, किसका, RNA का, क्योंकि राइबोज से काम किए। ये न्यूक्लियोसाइड किसका है, राइबोज का है। ये न्यूक्लियोसाइड किसका है, राइबोज का है। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है। ये तो न्यूक्लियोसाइड बन गया, इसको बोला जाता है एडिनोसाइड, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एडिनिन मिल करके, देखिए एडिनिन को हम लोग राइबोज से मिला करके एक न्यूक्लियोसाइड बनाए हैं, तो नाम इसका पड़ा एडिनोसाइड। इसका नाम क्या बना, एडिनोसाइड। जस्ट इसी तरह से राइबोज के जगह पर डीऑक्सी राइबोज लेकर चलेंगे तो बनेगा डीऑक्सी एडिनोसाइड। क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसाइड। चूंकि एक चीज और ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे आप थोड़ी सी काउंटिंग याद करेंगे। ये आपका 1 नंबर होता है, 1 2 3 4 5, यानी कि पहला कार्बन से क्या हुआ है, आपका ये कनेक्ट है कि ना, तो इसको फर्स्ट एडिनोसाइड भी कहते हैं, फर्स्ट एडिनोसाइड। तो याद रखें कि एडिनोसाइड किसका है, RNA का है। ये एडिनोसाइड किसका है, RNA का। आपको एक सर RNA का है, तो भाई राइबोज लेके चले हैं, राइबोज में एक नाइट्रोजनस बेस को जोड़े हैं तो एडिनोसाइड बन गया। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इतना बनाने में आपको दिक्कत हो रहा हो तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, ये नीचे वाला तो आपको बनाना ही होगा, ये मंदिर आपको बना देना है भगवान राम का, OH H OH H OH H, यहाँ पे नीचे H, ऊपर जाएगा आपका CH2 OH। ये OH ऊपर से कनेक्ट हो जाता है किसके साथ, एक नाइट्रोजिनस बेस के साथ। ये एडिनिन क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, तो यहाँ पे एक ऐसे डब्बा बना करके और लिख देंगे नाइट्रोजिनस बेस। मतलब समझ गए कि यहाँ ऊपर में कौन है, एक नाइट्रोजिनस बेस है। तो यहाँ से आपको ये ऐसे बनाओ चाहे तो आप ऐसे बनाओ, बात एक ही है। ये भी आपका एडिनोसाइड हुआ। तो ये RNA का हुआ। वही DNA क्या बनाएंगे तो थोड़ा सा आपका परिवर्तन होना है। देखो DNA का न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, DNA का न्यूक्लियोसाइड। तो DNA का न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ काम करना नहीं है। देखिए DNA का न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, ये हमें एक आपको लेना होगा डीऑक्सी राइबोज, यहाँ पे आपका OH नीचे H, OH H OH H नीचे H, ऊपर में कौची हो जाएगा CH2 OH। अब कुछ नहीं, आपको पता था ये राइबोज है, अभी ये क्या है, राइबोज है। यहाँ सेकेंड कार्बन से 1 2 3 4 5, ये सेकेंड कार्बन से O को हटा देंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो ये बन जाता है डीऑक्सी राइबोज। तो इसको ऐसे ही बोलते हैं 2 डीऑक्सी राइबोज, 2 डीऑक्सी
राइबोज। अब कहेगा कि सर 2 कहाँ से आ गया, तो नॉर्मल सी बात है यार, दूसरा कार्बन पर से ऑक्सीजन को डिलीट किए हैं तो नाम हो गया 2-डीऑक्सी-राइबोज। अब कुछ नहीं करो, यहां से OH को हटाओ। अब ये नजर आ रहा है एक नाइट्रोजनस बेस, यही है ना, यही नाइट्रोजनस बेस को ऊपर में जोड़ दो। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमने जोड़ दिया एडेनिन को, यहाँ पे हमने किसको जोड़ दिया, एडेनिन को, तो इसका नाम हो जाएगा 2-डीऑक्सी-एडिनोसाइड, 2-डीऑक्सी-एडिनोसाइड, इसका नाम हो जाएगा आपका 2-डीऑक्सी-एडिनोसाइड। तो इस तरह से हम लोग न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए सीखे। न्यूक्लियोसाइड बनाने में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शुगर को और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ देना है। तो हमने राइबोज के साथ भी एडेनिन को जोड़ा, डीऑक्सी-राइबोज के साथ भी एडेनिन को जोड़ा। डीऑक्सी-राइबोज डीएनए के लिए होता है और राइबोज किसके लिए होता है, आरएनए के लिए होता है। तो आज के क्लास में आपको इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले क्लास में दिखाएंगे हम आपको कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, यानी कि आपका शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये दोनों के साथ साथ फॉस्फेट एस्टर को कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि जब तीनों को जोड़ देंगे तब आपको बनेगा न्यूक्लियोटाइड और उससे बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड पर अभी नहीं जाना, खत्म हुआ, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा, डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, तब जाके खत्म होगा। उसके बाद वाटसन और क्रिक का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो आपको सब चीज मिलेगा, स्टार्ट कर दिए हैं तो समाप्त भी होगा। पार्ट 3 बीएससी का पूरा समाप्त होने वाला है। बस बने रहिए VM साइंस एकेडमी के साथ। धन्यवाद।